हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 11 फरवरी का फर्स्ट एडिटोरियल। और उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर पेड कोर्सेज एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया है, वहाँ पर भी आप जुड़ें और इस एप्लीकेशन के थ्रू आप एक्सेस कर पाएंगे ई बुक्स, कुछ वीडियो कोर्सेज और साथ में कुछ फ्री टेस्ट भी अवेलेबल हैं, वो भी आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। आज का जो एडिटोरियल है उसमें काफ़ी सारे नए शब्द आपको मिलेंगे, क्योंकि आज का एडिटोरियल फाइनेंशियल आर्टिकल है। बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। तो पहला है बिहाइंड द कर्व। बिहाइंड द कर्व जो है एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है लैगिंग बिहाइंड। लैगिंग बिहाइंड थिंकिंग, लैगिंग बिहाइंड प्रेजेंट थिंकिंग, मान लीजिए प्रेजेंट थिंकिंग और ट्रेंड। वर्तमान में जो भी सोच है, वर्तमान में जो भी एक ट्रेंड चल रहा है उससे पिछड़ना, ये होता है बिहाइंड द कर्व। ठीक है। दूसरा शब्द है मैंडेट। मैंडेट एक नाउन के रूप में दे रखा है आपको। वैसे मैंडेट वर्ब भी होती है, तो नाउन के रूप में इसको लोगे तो इंस्ट्रक्शन इसका मतलब है, या फिर इसका मतलब है ऑर्डर, या फिर इसका मतलब है डिक्री, आदेश, निर्देश। इनको बोला जाता है क्या? मैंडेट। ठीक है। तीसरा शब्द है फोरसेक। फोरसेक एक वर्ब है, इसका मतलब है अबेंडन, छोड़ना या त्यागने को बोलते हैं, तो अबेंडन एक शब्द हो जाएगा इसका। इसके अलावा फोरसेक से मतलब हो जाएगा, अबेंडन के अलावा लीव कर सकते हैं, ये भी छोड़ना या त्यागना ही होता है। ठीक है। तो जो भी छोड़ने या त्यागने संबंधी शब्द हो, क्विट भी इसमें किया जा सकता है। ये सारे इसके सिनोनिम्स होंगे। फिर है प्रेडिकेट ऑन। प्रेडिकेट ऑन एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है टू बेस और स्टैब्लिश, मीन्स आधारित होना या फिर अपने किसी चीज़ को किसी चीज़ पर स्थापित करना। ठीक है। किसके आधार पर आप कोई बात बोल रहे हो उसको प्रेडिकेट ऑन कहा जाता है। पॉजिट एक वर्ब है। पॉजिट का मतलब होता है सजेस्ट, सुझाव देना। ठीक है। पॉजिट से मतलब एज्यूम भी होता है, पोस्टुलेट कह सकते हो, अनुमान लगाना भी होता है, या फिर किसी चीज़ का सुझाव देना, ये भी हो सकता है। डिस्कंसर्टिंग एडजेक्टिव है। देखो आईएनजी फॉर्म है तो या तो ये वर्ब है, और या फिर आईएनजी फॉर्म बन के जेरेंड या फिर एडजेक्टिव बनता है, तो ये एडजेक्टिव के रूप में काम आता है। इसका मतलब अनकम्फर्टिंग होता है, डिसकम्फर्टिंग, सॉरी, डिसकम्फर्टिंग। या फिर डिस्कंसर्टिंग का मतलब होता है अननर्विंग, या फिर वरिंग कह सकते हो, वरीड कह दीजिए। तो चिंतित या फिर बेचैन इसे कहा जाएगा डिस्कंसर्टिंग। और एक शब्द टेल ऑफ। टेल ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है वेन या डिक्रीज या रिड्यूस, कम करना, टेल ऑफ। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आज का एडिटोरियल टाइटल है फ्रोजन बाय अनसर्टेनिटी। ध्यान से देखिएगा, कंप्लीट सेशन देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे नए नए शब्द, नई टर्मिनोलॉजी आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। फ्रोजन बाय अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है? फ्रोजन वैसे जम जाने को बोलते हैं। फ्रिज की थर्ड फॉर्म होती है फ्रिज, फ्रोज एंड फ्रोजन। क्या होता है? पहले फर्स्ट फॉर्म लेंगे तो फ्रिज बोलेंगे, सेकेंड फॉर्म लोगे तो इसको बोलोगे आप फ्रोज, और थर्ड फॉर्म इसकी लोगे तो क्या बोलेंगे आप? फ्रोजन। तो फ्रिज, फ्रोज, फ्रोजन, एक बात। दूसरी बात, फ्रोजन का मतलब क्या होता है? फ्रोजन का मतलब वैसे जम जाना होता है, लेकिन यहाँ पे कोई चीज़ अगर स्थिर हो जाए, कोई चीज़ फिक्स्ड हो जाए, तो उसे आप बोलेंगे फ्रोजन। तो यहाँ तो बोल दीजिए फिक्स्ड, कि कोई चीज़ स्थिर हो चुकी है, उसमें मूवमेंट नहीं हो रहा। और अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता होती है। बाई प्रेपोजिशन है तो बाई का ऑब्जेक्ट है ये, तो अनिश्चितता की स्थिति है और वो फिक्स हो चुकी है, मतलब यूँ कह दीजिए। ठीक है। मतलब कोई चीज़ है, कोई आर्थिक हालात हमारे हैं जो फ्रोजन हैं, बिल्कुल उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, जैसा है था पहले वैसा ही अब चल रहा है। कारण क्या है? कारण है अनसर्टेनिटी, क्योंकि अनिश्चितता का दौर बना हुआ है। अब देखिए,
द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसको शॉर्ट में MPC कहा जाता है, इसका जो डिसीजन है, अपोस्ट्रोफी के बाद दे रखा शब्द नाउन होता है, जिस शब्द के साथ अपोस्ट्रोफी लगा होता है वो भी नाउन होता है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी नाउन हुआ और डिसीजन भी नाउन हुआ। ये सब्जेक्ट है। टू लीव इंटरेस्ट रेट्स अनचेंज्ड, क्या डिसीजन लिया कि ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा जाएगा। एंड रिटेन, रिटेन का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू करना, मेंटेन करना। रिटेन का मतलब है मेंटेन करना या कंटिन्यू करना। और बना के रखा जाएगा, मेंटेन किया जाएगा किस चीज़ को, इट्स अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टांस। अब ये समझ लीजिए, काफ़ी बार हमने शायद पहले भी एडिटोरियल में डिस्कस किया है। अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टांस का मतलब होता है एक ऐसी मनोवृत्ति होती है क्या, मतलब जिसके अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए पैसा डाला जाता है बहुत सारा, उसको बोलते हैं, या फिर यूँ कहें कि ब्याज दरों में कटौती की जाती है ताकि यहाँ पे फ्लो जो है पैसों का वो बना रहे, उसको बोलते हैं अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टांस। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि बना के रखा जाए अपने अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टांस, मतलब पहले भी RBI इसी स्टांस के साथ, स्टांस मनोवृत्ति होती है, आउटलुक होता है कह सकते हो, तो इसी के साथ आगे बढ़ रहा था, अभी भी यही करेगा कंटिन्यू, इसको चेंज नहीं करेगा। ऑल्बियट, ऑल्बियट एक कंजंक्शन है, इसका मतलब होता है ऑल्दो, यद्यपि। तो यद्यपि विद वन मेंबर डिसेंटिंग, एक सदस्य जो है किसका, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, उसका एक सदस्य डिसेंट कर रहा है। डिसेंट का मतलब क्या होता है, डिसेंट का मतलब असहमत होना, तो इसे आप कह सकते हैं डिसएग्री। ठीक है, तो एक मेंबर जो है वो डिसएग्री है ओवर द स्टांस, किसको लेकर, इस स्टांस को लेकर। शोज, तो ये जो डिसीजन है ये इसकी वर्ब है, ये डिसीजन दिखाता है क्या, अ सेंट्रल बैंक फ्रोजन इनटू एक्शन। इनएक्शन का मतलब निष्क्रियता। सेंट्रल बैंक सब्जेक्ट नहीं है, सेंट्रल बैंक अनसर्टेनिटी यहां पे सब्जेक्ट मिलेगा। तो कह रहा है कि ये दिखाता है कि सेंट्रल बैंक फ्रोजन इनटू इनएक्शन, कि केंद्रीय बैंक जो है वो क्या हो चुका है, निष्क्रियता में आ चुका है, इनएक्शन में आ चुका है। कैसे, बाय द नाइटियन और अनक्वांटिफिएबल अनसर्टेनिटी। अनक्वांटिफिएबल एडजेक्टिव है, जिन शब्दों के एंड में एबल आता है वो एडजेक्टिव होते हैं। अनसर्टेनिटी नाउन है, अनसर्टेनिटी अनिश्चितता। अनक्वांटिफिएबल, देखो क्वांटिफिएबल होता है दैट विच कैन बी मेजर्ड, जिसे आप माप सकते हो, मेजर कर सकते हो, उसे कहते हैं क्वांटिफिएबल। अनक्वांटिफिएबल जिसे मापा ना जा सके। नाइटियन का मतलब यही है, ठीक है, और लगा रखा है, मतलब नाइटियन को ही परिभाषित किया है। तो नाइटियन अनसर्टेनिटी या अनक्वांटिफिएबल अनसर्टेनिटी मतलब ऐसी अनिश्चितता है जिसको आप मेजर नहीं कर सकते कि कब तक ये अनिश्चितता चलने वाली है, उसे कहा जाएगा क्या, अनक्वांटिफिएबल अनसर्टेनिटी। सराउंडिंग द पेंडेमिक हिट इकोनॉमी, सराउंडिंग का मतलब इर्द गिर्द, किसके इर्द गिर्द, पेंडेमिक हिट इकोनॉमी, वो अर्थव्यवस्था जो किससे प्रभावित है, पेंडेमिक से, वैश्विक महामारी से। फिर से समझिए, दो शब्द आपने सीखे, एक तो ऑल्बियट सीखा, तीन सीख लिया इनफैक्ट, एक तो रिटेन सीख लिया आपने, रिटेन का मतलब मेंटेन या कंटिन्यू होता है, वर्ब है। ऑल्बियट कंजंक्शन है, इसका मतलब ऑल्दो होता है। डिसेंट, डिसेंट का मतलब डिसएग्री है। ठीक है, ऑब्जेक्ट करना, इसको वैसे भी कह सकते हो, इसको ऑब्जेक्ट करना भी कह सकते हो, इसको आप डिसअप्रूव भी कह सकते हो, एक ही बात है, असहमत होना। तो चाहे डिसअप्रूव करें या ऑब्जेक्ट करें या डिसएग्री करें। तो कह रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो डिसीजन है कि इंटरेस्ट रेट्स को अनचेंज रखा जाएगा, बिल्कुल अपरिवर्तित रखा जाएगा और अपने अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टांस को रिटेन किया जाएगा, यद्यपि एक सदस्य जो है वो इस स्टांस को लेकर असहमत है। ठीक है, तो ये जो डिसीजन है, डिसीजन की वर्ब शोज है, ये दिखाता है कि सेंट्रल बैंक जो है वो अब इनएक्शन की स्थिति में आ चुका है, केंद्रीय बैंक निष्क्रियता की स्थिति में आ चुका है। किसको लेकर, नाइटियन और अनसर्टेनिटी को लेकर, क्योंकि ऐसी अनिश्चितता है जिसको मेजर किया ही नहीं जा सकता, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कब तक ये निष्क्रियता, मतलब ये अनिश्चितता चलेगी, किसके का चलते। ये अनिश्चितता है किसमें, अर्थव्यवस्था में, और अर्थव्यवस्था कौन सी है, पेंडेमिक हिट है, वैश्विक महामारी से प्रभावित है। ठीक है, आगे देखिए, इन स्टिकिंग विद, स्टिक विद का मतलब होता है कंटिन्यू करना। ठीक है, जो भी चीज़ चल रही है उसी के साथ कंटिन्यू करने को स्टिक विद कहा जाता है। तो स्टिक विद का मतलब लिखिएगा कंटिन्यू, कोई भी पहले से चल रहा है उसी के साथ कंटिन्यू करना। स्टेटस क्यो का मतलब होता है एग्जिस्टिंग कंडीशन। ठीक है, यथास्थिति, जैसा है वैसा का वैसा। तो देखो वर्ड्स बहुत सारे हैं, अभी रेड कलर में दिख रहे हैं, सारे के सारे नए शब्द आपको सीखने को मिलेंगे। इन स्टिकिंग विद, तो कंटिन्यू करके क्या चीज़, स्टेटस क्यों, जैसा है वैसा का वैसा। पहले भी अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टांस अपनाया था, मैं फिर समझा दूं। अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टांस का मतलब ये होता है कि पैसों का फ्लो बनाए रखने के लिए इंटरेस्ट रेट को RBI कम कर देता है। ठीक है, मतलब ब्याज दरों में कटौती कर देता है, उसको अकोमोडेटिव स्टांस कहेंगे। या फिर यूँ कहें कि पैसा डाल देना,
है ना, बैंक के अंदर, ताकि उसका जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है बूस्ट हो सके, उसे कहा जाएगा अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टांस। तो कंटिन्यू करके जैसी स्थिति है उसको आरबीआई पॉलिसी मेकर्स, आरबीआई के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने क्या किया है, ये इसकी वर्ब है, हैव अंडरस्कोर्ड, हैव हेल्पिंग वर्ब है, अंडरस्कोर मैन वर्ब है। अंडरस्कोर का मतलब होता है एम्फसाइज। तो आरबीआई के पॉलिसी मेकर्स ने क्या किया है, जोड़ दिया है किस बात पर, दैट हो गया कंजंक्शन, कि दे फाइंड देमसेल्व्स ट्रैप्ड इन अ नो मैन्स लैंड। क्या कहा है, पॉलिसी मेकर्स ने कहा है, पॉलिसी मेकर्स के लिए दे प्रोनाउन आ रहा है, फाइंड वो अपने आप को पा रहे हैं, देमसेल्व्स, देमसेल्व्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, पॉलिसी मेकर्स के लिए है, ट्रैप्ड मतलब जाल में फंसा हुआ, इन अ नो मैन्स लैंड। नो मैन्स लैंड एग्जैक्टली अगर इसका मतलब देखेंगे आप तो इसका मतलब होता है कि कोई दो आर्मीज है अलग अलग देशों की, अगर एक ऐसी दोनों देशों के बॉर्डर पर ऐसी कोई पट्टी है, ऐसी कोई स्ट्रिप ऑफ लैंड है जिस पर दोनों में से किसी भी देश का अधिकार नहीं है, उसे कहा जाता है नो मैन्स लैंड, मतलब किसी भी व्यक्ति की वो लैंड नहीं है, कोई भी क्लेम नहीं कर सकता। तो इस तरीके से इसको अनक्लेम्ड कहा जा सकता है, ठीक है, कि कोई इस पर दावा नहीं कर सकता। दूसरी बात, आप इसे अब जब किसी देश का अधिकार नहीं है, ना ही मान लीजिए भारत और पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर है, वहां पर ना भारत का अधिकार ना पाकिस्तान का अधिकार, तो वो जो बॉर्डर है वो स्ट्रिप ऑफ लैंड है। अब उस स्ट्रिप ऑफ लैंड पर न चूंकि भारत यहां पे रूल करेगा ना ही पाकिस्तान रूल करेगा, तो किसी का सिस्टम भी उस पर लागू नहीं है। तो जो सिस्टमेटिक ना हो, जो अनऑर्गेनाइज्ड हो, जो कैओटिक हो, जो डिसऑर्डर में हो, उसे भी आप कह सकते हैं। तो यहां पे जो इसका मतलब निकलेगा वो कैओस या डिसएरे से निकलेगा, अव्यवस्था, ठीक है भाई। तो कह रहा है कि भाई स्टेटस क्यो को मेंटेन करते हुए आरबीआई के पॉलिसी मेकर्स ने इस बात पर जोर दिया है कि वो अपने आप को पा रहे हैं ट्रैप्ड, अपने आप को जाल में फंसा हुआ पा रहे हैं। कहां पर, इन नो मैन्स लैंड, मतलब कैओस और डिसएरेगमेंट, अव्यवस्था की स्थिति में पा रहे हैं अपने आप को। ऑन द वन हैंड, एक तरफ बोथ द ग्लोबल एंड डोमेस्टिक इकोनॉमी, बोथ के साथ में एंड लगता है, दोनों ही चीजें, एक तरफ तो है वैश्विक, दूसरी तरफ है घरेलू। वैश्विक, घरेलू का मतलब भारत की खुद की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, हैव सफर्ड, इन्होंने सफर किया है दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं ने अ लॉस ऑफ मोमेंटम। लॉस ऑफ मोमेंटम का मतलब है कि वो अब डेवलपमेंट नहीं उसमें हो रहा है। मोमेंटम का गति होता है, लॉस का मतलब हानि होती है। तो यहाँ पे वो गति नहीं बन पा रही है, वो डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है, ठीक है। इन द वेक ऑफ, ये एक फ्रेज है। इन द वेक ऑफ का मतलब होता है फॉलोइंग, या फिर इसका मतलब होता है ऑन द अकाउंट ऑफ, के कारण, या फिर इसका मतलब होता है एज ए रिजल्ट ऑफ, एज ए रिजल्ट ऑफ। ये सब इसके मतलब है, के परिणाम स्वरूप, के कारण, ये सब इसके मतलब होंगे। तो साथ ही इन्होंने क्या है कि लॉस ऑफ मोमेंटम यहां पे सफर किया है, किसके चलते, द ओमिक्रॉन वेव, ओमिक्रॉन लहर है उसके चलते, एंड प्रोग्नोस्टिकेटिंग प्रोस्पेक्ट्स। देखो प्रोस्पेक्ट्स यहां पे नाउन है और ये इसका एडजेक्टिव है। मैंने कहा था आईएनजी फॉर्म जो होती है वो या तो वर्ब हो सकती है या एडजेक्टिव हो सकता है, वर्बल एडजेक्टिव जिसे पार्टिसिपल कहा जाता है, या फिर ये जेरेंड हो सकता है जिसे वर्बल नाउन आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं। प्रोग्नोस्टिकेट होता क्या है, प्रोग्नोस्टिकेट का मतलब होता है फोरटेल, ठीक है, या फिर इसे आप कहते हैं फोरकास्ट। मैं नीचे लिख देता हूं, इसको फोरकास्ट भी कह सकते हैं, ठीक है, या प्रेडिक्ट कह सकते हैं, मतलब भविष्यवाणी करें आप पहले से, या ओगर कह सकते हैं कि कोई चीज पहले से बता दें कि ऐसा हो सकता है, तो उसे क्या कहा जाएगा, प्रोग्नोस्टिकेट। तो कह रहा है कि भाई किसके चलते, द ओमिक्रॉन वेव के चलते, और प्रोग्नोस्टिकेटिंग प्रोस्पेक्ट्स, प्रोस्पेक्ट्स नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, और ऐसी संभावनाएं, प्रोस्पेक्ट्स का मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी, प्रोस्पेक्ट्स का मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी। किसके चलते, ऐसी संभावनाओं के चलते जो आपने संभावनाएं पहले से बता रखी है, पहले से भविष्यवाणी जिसकी की गई है। फॉर द रिकवरी, किसकी भविष्यवाणी, रिकवरी की, कि रिकवरी कब होगी। हैज बिकम इवन मोर रिस्की, अब ये जो काम है ये और भी रिस्की हो चला है। इन द फेस ऑफ, इन द फेस ऑफ के दो मतलब होते हैं, लेकिन यहां पे जो इसका मतलब है व्हेन कन्फ्रंटेड विद, इसका मतलब है व्हेन कन्फ्रंटेड विद, मतलब इसके चलते, जब इसका सामना इससे हो रहा है। वाक्य इसका मतलब डेस्पाइट भी होता है, के बावजूद भी होता है। अच्छा एक बात और लिख लीजिएगा, ये जो इन द फेस ऑफ है, इसका मतलब तो बताया मैंने कि भाई व्हेन कन्फ्रंटेड विद या डेस्पाइट दोनों ही होते हैं। एक होता है ऑन द फेस ऑफ, ऑन द फेस ऑफ का मतलब होता है एपेरेंटली, मतलब स्पष्ट रूप से, ऊपरी तौर पर, ठीक है, ऊपरी तौर पर इसको बोलते हैं एपेरेंटली, ऑन द फेस ऑफ, एपेरेंटली,
तो ये दोनों में फर्क ऑन द फेस या इन द फेस ऑफ ध्यान रखिएगा। द अनसर्टेनिटी किसके चलते? अनसर्टेनिटी के चलते, अनिश्चितता के चलते। श्राउडिंग द पेंडेमिक, अभी अनसर्टेनिटी लेके कौन आया? पेंडेमिक लेके आया है। श्राउड का मतलब क्या होता है? श्राउड वैसे कफन होता है, लेकिन वैसे श्राउड का मतलब अगर वर्ब के रूप में हो तो इसका मतलब कंसील होता है, हाइड होता है, कवर होता है, क्लोक होता है, छिपाने को बोलते हैं। ठीक है, तो जिस पर आवरण है पेंडेमिक का, उसके चलते जो अनसर्टेनिटी है उसकी बात कर रहा है। फिर समझिएगा, ऑन द वन हैंड एक तरफ दोनों ही ग्लोबल और डोमेस्टिक इकोनॉमी जो है उन्होंने सफ़र किया है लॉस ऑफ मोमेंटम। दोनों ही अर्थव्यवस्था में कोई गति नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई प्रोग्रेस नहीं है। किसके चलते नहीं है? ओमिक्रॉन वेव के चलते, और ऐसे संभावनाओं के चलते जो रिकवरी की संभावनाएं जो आपने पहले से बता रखी है, ठीक है, वो अब ये जो चीज़ें हैं ना, तो दोनों ही इकोनॉमी जो है इसकी वर्ब तो हो गई हैव। एक तरफ दोनों तरह की इकोनॉमी, चाहे वैश्विक इकोनॉमी माने या भारत की इकोनॉमी माने, उसकी वर्ब हैव सफर्ड है। इन्होंने लॉस ऑफ मोमेंटम यहाँ पे देखा है। किसके चलते देखा है? ये इसके चलते देखा है। और जो यहाँ पे प्रोग्नोस्टिकेटिंग है, अब यहाँ पे ये एडजेक्टिव नहीं है भाई, ये प्रोग्नोस्टिकेटिंग जो प्रोस्पेक्ट्स है आप इस पूरे को ले लीजिए, या यहाँ पे प्रोग्नोस्टिकेटिंग जेरेंड बन रहा है, क्योंकि ये इसको देखकर वर्ब आ रही है। तो देखो तीन तरह की संभावनाएं बताई मैंने आपको कि आईएनजी फॉर्म हो तो वर्ब हो सकती है, जेरेंड हो सकती है, पार्टिसिपल हो सकता है। जब आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट बन जाता है सेंटेंस में तो वो जेरेंड मान लीजिए, ये जेरेंड भाई, ठीक है। तो ये प्रोग्नोस्टिकेटिंग प्रोस्पेक्ट्स, और दूसरी तरफ संभावनाओं की भविष्यवाणी करना। किसकी संभावना? रिकवरी, कि भी इकोनॉमी में रिकवरी कब होगी, इन संभावनाओं की भविष्यवाणी करना जो है, वो भविष्यवाणी करना अब और भी मुश्किल हो चला है, और भी खतरनाक हो चला है। किसके चलते? अनसर्टेनिटी के चलते। अनसर्टेनिटी कौन लेकर आ रहा है? पेंडेमिक जो ये है इसके चलते, ठीक है। इन इंडिया, भारत में, प्राइवेट कंजम्पशन, निजी उपभोग, विच इज द मेनस्टे। मेनस्टे क्या होता है? यहां लिख देता हूं। मेनस्टे का मतलब सपोर्ट है। चीफ सपोर्ट को बोलते हैं, बेस को बोलते हैं, फाउंडेशन को बोलते हैं, आधार, फाउंडेशन, ठीक। तो भारत में प्राइवेट कंजम्पशन जो है, जो कि मुख्य आधार है किसका? डोमेस्टिक डिमांड का, घरेलू मांग का। तो ये कंजम्पशन शो करता है, ये दिखाता है। लिटिल साइंस, लिटिल का मतलब नो, जब लिटिल के पहले ना ए है ना द है, इसको पढ़िएगा नो। तो यहां पे कोई संकेत नहीं दिख रहा है किसका? रिगेनिंग ट्रैक्शन। गेन ट्रैक्शन एक फ्रेज है, गेन ट्रैक्शन एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है बिगिन टू हैव सक्सेस, बिगिन टू हैव सक्सेस, सफलता प्राप्त करना शुरू कर देना, ठीक है। तो भारत में प्राइवेट कंजम्पशन जो कि मुख्य आधार है घरेलू डिमांड का, वो दिखा रहा है कि कोई भी साइन नहीं दिखा रहा किसके? रिगेनिंग ट्रैक्शन, मतलब कोई भी सफलता उसमें नहीं मिल रही है, ठीक है। ऐड टू द मिक्स, ऐड टू द मिक्स का मतलब जो आप डिस्कशन चला रहे हो, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें एक बात और जोड़ दी जाए। ऐड का मतलब जोड़ना, इसी में एक बात और जोड़ दो, द परसिस्टेंट इंक्रीज। परसिस्टेंट का मतलब होता है कंटिन्यूअस, परसिस्टेंट से मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस। तो एक बात और जोड़ दो इसमें कि लगातार जो बढ़ोतरी हो रही है इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस, अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं की कीमतों में। कमोडिटी क्या होती है? जिस वस्तु को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, उसको कमोडिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इसी डिस्कशन में एक बात और जोड़ दें कि लगातार जो बढ़ोतरी हो रही है अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं की कीमतों में, एक बात यहाँ पे, अब देखो सब्जेक्ट यहाँ पे एक तो ये है, एक सब्जेक्ट ये है, सर्ज का मतलब इंक्रीज होता। दूसरी बात वॉलेटिलिटी, वॉलेटिलिटी क्या होता है? ये होता है चेंजेबिलिटी। वॉलेटिलिटी का मतलब होता है चेंजेबिलिटी, मतलब परिवर्तनशीलता, ठीक है। और यहां पे जो बढ़ोतरी है चेंजेबिलिटी में, किसमें? इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में। एंड ग्लोबल सप्लाई बोटलनेक्स, बोटलनेक्स क्या होता है? ऑब्स्टेकल्स, ऑब्स्टेकल्स बाधाएं, इंपीडिमेंट्स रुकावटें, बाधाएं, हर्डल्स, ये सब मतलब होते हैं किसके? बोटलनेक्स। और ग्लोबल सप्लाई जो बोटलनेक्स हैं उसमें जो बढ़ोतरी है, और एक तरफ रिस्क है किस चीज की? आउटलुक, आउटलुक दृष्टिकोण, आपका स्टांस। आर फर्दर हाइटेंड, फर्दर का मतलब आगे, हाइटेंड का मतलब बढ़ना, इंक्रीज हो जाना, आगे समझो। इसी डिस्कशन में एक बात और जोड़ दीजिए, लगातार जो बढ़ोतरी हो रही है अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं की कीमतों में, जो वॉलेटिलिटी है, अस्थिरता है, परिवर्तनशीलता है अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर, उसमें जो बढ़ोतरी है,
और ग्लोबल सप्लाई के अंदर जो रुकावटें आ रही है, वैश्विक स्तर पर सामानों का आदान प्रदान नहीं हो पा रहा है, उसमें जो बढ़ोतरी है, साथ ही जो रिस्क है आउटलुक में, ये सारी चीज़ें जो हैं वो फर्दर हाइटेंड, वो आगे बढ़ गई हैं। ये सब चीज़ों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। ठीक है। द मोस्ट टेलिंग मैनिफेस्टेशन, टेलिंग का मतलब, टेलिंग जो शब्द है इसका मतलब स्ट्राइकिंग होता है, स्पष्ट को बोलते हैं, नोटिसेबल भी कह सकते हो, कन्विंसिंग कह सकते हो, इफेक्टिव कह सकते हो। मतलब जो प्रभावी है, स्पष्ट है। मैनिफेस्टेशन का प्रदर्शन होता है, डिस्प्ले होता है, रेवलेशन होता है। तो यहां पे इसका मतलब मान लीजिए डिस्प्ले। मैनिफेस्टेशन नाउन है क्योंकि जिन शब्दों के एंड में TION आता है वो नाउन, और नाउन के पहले ये आपका एडजेक्टिव है, और दे रखा है वो यहां पे डिटर्मिनर है। ठीक है। तो कह रहा है कि द मोस्ट टेलिंग मैनिफेस्टेशन, मोस्ट यहाँ पे डिग्री सुपरलेटिव को भी रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे ज़्यादा स्पष्ट जो प्रदर्शन है किसका, RBI's प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस का मतलब भविष्यवाणी है, फोरटेल, प्रेडिक्ट, ऑगर, वो बताया था, वही प्रोग्नोसिस है, भविष्यवाणी। तो सबसे ज़्यादा प्रभावी जो प्रदर्शन है किसका, RBI के भविष्यवाणी का। भविष्यवाणी किसके लिए, वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए। वो मैनिफेस्टेशन इज इसकी वर्ब है, वो है इट्स फोरकास्ट, वो है इसका पूर्वानुमान। इट्स यहाँ पे RBI के लिए आ रहा है पजेसिव एडजेक्टिव, फोरकास्ट का मतलब पूर्वानुमान है। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन लगता है तो फोरकास्ट यहाँ पे नाउन मान लीजिए। ठीक है। क्या फोरकास्ट, GDP एक्सपेंशन, कि GDP का विस्तार होगा इन 2022-23, इस सत्र में, है ना, इस वित्त वर्ष में 22-23 में। ए मार्कडली, मार्कडली का मतलब भी वही है, स्ट्राइकिंगली कह दीजिए, स्पष्ट रूप से। तो जो हमने यहाँ देखे हैं टेलिंग के सिनोनिम्स, वही सिनोनिम्स इसके होंगे। जो स्पष्ट रूप से लोअर है, कितनी, 7.8%। कंपेयर करें किससे, जब व्हेन कंपेयर्ड विद, जब इसका कंपैरिजन करें इससे, तो देखो इससे तो कम ही है ये। प्रोजेक्शन का मतलब होता है गैस, अनुमान। तो ये अनुमान लगाया गया था इन द इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे जब किया गया था तब। थोड़ा ध्यान समझने की कोशिश करो, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है आर्टिकल, आसान है अगर आपको वर्ड्स का पता है तो। जो सबसे मुख्य जो प्रदर्शन है, मैनिफेस्टेशन है, जो चीज़ें सामने दिखाई जा रही हैं RBI के प्रोग्नोसिस की, RBI के भविष्यवाणी की, किस बारे में, ग्रोथ के बारे में, कि RBI जब ग्रोथ की भविष्यवाणी कर रहा है तो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इफेक्टिव जो मैनिफेस्टेशन है इसके फोरकास्ट का। फोरकास्ट किस बात का किया इसने, पूर्वानुमान किसका दिया, GDP विस्तार का। GDP विस्तार किस में, 2022-23 वित्त वर्ष में। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि इकोनॉमिक सर्वे में तो आपने कहा था कि 8 से 8.5% रहेगा, लेकिन ये यहाँ पे कम रहा है, 7.8%। फिर कह रहा है विद द कॉन्टैक्ट इंटेंसिव कंपोनेंट्स। कॉन्टैक्ट इंटेंसिव का मतलब जिसमें संपर्क में आते हैं लोग। भाई कुछ बिजनेस का सेक्टर ऐसा है जहाँ पे लोगों को संपर्क में आना ही पड़ेगा। ठीक है, लोग संपर्क में आएंगे तो उसे कहते हैं कॉन्टैक्ट इंटेंसिव। कंपोनेंट्स का मतलब होता है सेगमेंट्स, पार्ट्स, हिस्से को बोलते हैं। तो ये जो कॉन्टैक्ट इंटेंसिव कंपोनेंट्स जो है सर्विसेज सेक्टर के, जो सेवा क्षेत्र के, ये जो पार्ट है, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो निजी निवेश है, ऑल्सो बीकाम्ड, बीकाम शांत पड़ जाना, यहाँ पे मतलब है ढीला पड़ जाना। तो दो चीज़ें यहाँ पे ढीली पड़ी हैं। एक तो पेंडेमिक के चलते कॉन्टैक्ट इंटेंसिव जो सेक्टर है जहाँ पे लोग संपर्क में आते हैं वो सेक्टर धीमा पड़ गया है, स्लो डाउन हुआ है। दूसरी बात, यहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, निजी निवेश जो है वो भी कम हुआ है। ठीक है, इनके चलते द सेंट्रल बैंक इनफैक्ट एक्सपेक्ट्स ग्रोथ। जो केंद्रीय बैंक है, केंद्रीय बैंक कौन सा है, RBI है। ये प्रश्न कई बार करंट अफेयर्स में, मतलब आपके बैंकिंग में पूछ लिया जाता है कि सेंट्रल बैंक किसे कहा जाता है, तो RBI के लिए है। तो केंद्रीय बैंक जो है इनफैक्ट वास्तव में एक्सपेक्ट करता है, ये आशा करता है ग्रोथ की इन द नेक्स्ट फिस्कल, अगले वित्त वर्ष में, कि ये ग्रोथ जो है वो बहुत ही टेल ऑफ का मतलब कम हो जाना, बताया था मैंने, डिक्लाइन, डिमिनिश, मिटिगेट, डिक्रीज, रिड्यूस, ये सब ओवर द कोर्स। ओवर यहाँ प्रेपोजिशन है, इसका मतलब है ड्यूरिंग। ओवर द कोर्स ऑफ द ईयर का मतलब है पूरे साल के दौरान ये बहुत तेज गति से, शार्पली मतलब बहुत ज़्यादा, टेल ऑफ होगी मतलब कमी इसमें आएगी। और कितनी कमी आएगी, ये 17.2% के जो क्वार्टर फर्स्ट के अंदर, Q1 का मतलब क्वार्टर फर्स्ट का मतलब अप्रैल मई जून। वित्त वर्ष स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, एंड होता है 31 मार्च को। पहला क्वार्टर होगा अप्रैल मई जून। ठीक है, तो पहले क्वार्टर में इतना था एक्सपेंशन, और ये चौथे क्वार्टर में देखो 4.5%। इसीलिए इसने एक वर्ड लगाया शार्पली, जो कि एक एडवर्ब है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे कमी इसमें आई है। ठीक है, तो फिर समझ लीजिएगा,
इस चीज़ के चलते कि कॉन्टैक्ट इंटेंसिव जो सेक्टर है, सेवा क्षेत्र है, वो धीमा पड़ गया, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट धीमा पड़ गया। इसके चलते केंद्रीय बैंक जो है यहाँ इसको ऐसा अनुमान है, केंद्रीय बैंक का अनुमान है कि भी ग्रोथ जो है अगले वित्त वर्ष में वो बहुत ही कम होने वाली है। क्वार्टर फर्स्ट में ग्रोथ इतनी और चौथे में देखो 17.2 से सीधा 4.5% पे आ जाएगा। ठीक है, एक बात और काम की है कि यहाँ पे आप शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं, क्वार्टर फर्स्ट से आप इसको मेजर कर रहे हैं, तो क्वार्टर फर्स्ट यहाँ पे शुरुआती बिंदु हो गया। शुरुआती बिंदु के लिए फ्रॉम लग रहा है और अंतिम बिंदु के लिए यहाँ पे टू का प्रयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट पे आइए, नोर इज देयर। जब नोर से सेंटेंस का स्टार्ट करें और ना केवल नोर बल्कि कोई नेगेटिव एडवर्ब से स्टार्ट करें, जैसे नो सूनर होता है, हार्डली होता है, स्केयर्सली होता है, नॉट ओनली होता है, सेल्डम है, रेयरली है, अंडर नो सर्कमस्टेंसेज है, या सो सच, इस प्रकार के जो एडवर्ब्स हैं इनसे आप स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को तो इन्वर्जन लगता है। इन्वर्जन का मतलब क्रिया अपने सब्जेक्ट से पहले आती है। तो यहाँ पे जो इज आ रहा है ये एनी रेस्पाइट इसके लिए आ रहा है। ठीक है, रेस्पाइट जो है इसका मतलब रिलीफ होता है, राहत को बोलते हैं रेस्पाइट। और ना ही कोई राहत है किसमें, प्राइस स्टेबिलिटी फ्रंट। फ्रंट का मतलब मोर्चा, मतलब इस मुद्दे पर अगर बात करें, प्राइस स्टेबिलिटी वाली बात करें, कीमतों की स्थिरता की बात करें तो भी कोई राहत की बात है नहीं। तो कह रहा है कि द आरबीआई ब्रेव अटेम्प्ट्स, तो आरबीआई के बहादुरीपूर्ण जो प्रयास हैं, किस चीज़ के प्रयास, डाउन प्ले करने के। डाउन प्ले का मतलब यहाँ पे है मिनिमाइज करना। वैसे तो होता है किसी चीज़ के महत्व को कम करके आंकना। अगर आप किसी चीज़ को अंडर एस्टिमेट करते हैं, किसी चीज़ के महत्व को कम करके देखते हैं, उसको डाउन प्ले कहते हैं। लेकिन यहाँ पे मिनिमाइज करना है, कम करना है। चूंकि प्रेपोजिशन लग गया तो आईएनजी लग गया। प्रयास किस चीज़ के हैं, उसके लिए एट लगता है भाई, अटेम्प्ट एट, किस दिशा में आपके प्रयास है उसके लिए आप एट लगाते हैं। तो यहाँ पे प्रयास किसके किए, रिस्क को डाउन प्ले करने के। नॉट विद स्टैंडिंग एक एडवर्ब और प्रेपोजिशन दोनों की भूमिका में हो सकता है। नॉट विद स्टैंडिंग यहाँ पे एडवर्ब मानिए क्योंकि इसके बाद में नाउन नहीं है। अगर ये आगे नाउन होता, प्रेपोजिशन मान लेते इसको। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। तो चाहे आप इन स्पाइट ऑफ लिख दीजिए या फिर आप इसके स्थान पर डेस्पाइट कर दीजिए, एक ही बात है। डेस्पाइट में ऑफ नहीं लगता है, इन स्पाइट में ऑफ लगता है। और नॉट विद स्टैंडिंग जो है वो लास्ट में लगता है सेंटेंस के जनरली। ये भी ध्यान रखिए, एडवर्ब प्रेपोजिशन दोनों के फॉर्म में ये हो सकता है। रिपीट कर रहा हूँ, नोर से स्टार्ट हुआ, इन्वर्जन लगा, नॉट विद स्टैंडिंग के ये सब मतलब होते हैं। अटेम्प्ट के साथ में एट प्रेपोजिशन लगता है, एट के साथ में आईएनजी लगता है। डाउन प्ले का मतलब मिनिमाइज करना है, कम करना है। और ना ही कोई राहत की बात है प्राइस स्टेबिलिटी वाले मोर्चे पर अगर बात करें, कीमतों की स्थिरता वाले क्षेत्र में बात करें तब भी कोई राहत की बात नहीं है। तो आरबीआई के जो, जबकि यहाँ पे देखो उल्टा, मतलब ये एकदम विपरीत कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। मतलब इस चीज़ के बावजूद भी राहत नहीं है कि आरबीआई ने बहुत प्रयास किए हैं रिस्क को कम करने के। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन महंगाई होती है, इसको बोलते हैं शॉर्ट में सीपीआई। तो सीपीआई आधारित जो महंगाई है, अब इस इन्फ्लेशन की वर्ब इज है, इसको देखा गया है पीकिंग, मतलब सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई है। पीक का मतलब सर्वोच्च चोटी पर पहुंच जाना। इन द करंट, वर्तमान फोर्थ फिस्कल, अब ये वर्तमान जो फिस्कल चल रहा है वो फोर्थ है। फोर्थ फिस्कल में जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। तो जनवरी फरवरी मार्च, हम फरवरी में चल रहे हैं तो लास्ट फिस्कल चल रहा है, Q4 इसको बोलेंगे, मतलब फिस्कल क्वार्टर, Q4 क्वार्टर 4 चल रहा है। तो ये फोर्थ फिस्कल क्वार्टर है। एंड एवरेजिंग और औसतन 5.7% आफ्टर मूविंग क्लोज टू द अपर टॉलरेंस थ्रेशोल्ड ऑफ 6% इन जनवरी। जनवरी में टॉलरेंस का मतलब सहनशीलता होती है, थ्रेशोल्ड का मतलब लिमिट होता है, ठीक है। मतलब जहां तक आप किसी चीज को सहन कर सको उसे बोलेंगे टॉलरेंस। तो जनवरी में ये महंगाई का स्तर पहुंच गया था 6%। अभी औसतन कितना है, 5.7% है। किसके अकॉर्डिंग, गवर्नर शक्तिकांता दास, जो गवर्नर आरबीआई के, उनके अकॉर्डिंग। रिपीट कर रहा हूं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर, सीपीआई जो है एक सूचकांक है, ठीक है, ठीक है। एक डब्ल्यूपीआई होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो इस इंडेक्स के आधार पर महंगाई जो है उसको देखा गया है कि वर्तमान जो चौथा क्वार्टर है और उसमें ये पीक पर पहुंच गया है। और कह रहा है कि लगभग औसतन 5.7% पे है। किसके बाद में, क्योंकि ये बहुत मूविंग क्लोज, मतलब थोड़ा नजदीक पहुंच गया था, लगभग पहुंच गया था। अपर थ्रेशोल्ड, जो अपर टॉलरेंस थ्रेशोल्ड है 6% का, वहां तक ये पहुंच गया था जनवरी में। ये कहा है किसके अकॉर्डिंग, गवर्नर शक्तिकांता दास के अकॉर्डिंग। एंड डिस्कंसर्टिंगली, डिस्कंसर्टिंग का मैंने बताया, डिस्कम्फिटिंग होता है, अननर्विंग होता है, अनसेटलिंग होता है, वरिंगली होता है। तो ये हो गया डिस्कंसर्टिंगली, बेचैन कर देने वाली बात है, चिंताजनक बात है। और चिंताजनक रूप से इवन एज, इवन एज एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है वाइल, ठीक है।
मतलब जब दो सिमल्टेनियस एक्शन हो, दो साथ में होने वाले एक्शंस हों, उनके लिए हम लगाते हैं इवन एज। और ये डिस्कंसर्टिंग करने वाली बात है, मतलब बेचैन करने वाली बात है कि मिस्टर दास एक्नॉलेज का मतलब होता है एडमिट करना। ये इस बात को स्वीकार करते हैं, किस बात को, दैट की द हार्डनिंग ऑफ ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेज की जो हार्डनिंग है, हार्डनिंग यहाँ पे जेरेंड बनेगा, नाउन बन रहा है, द का प्रयोग है, कि जो ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेज हैं, वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में जो हार्डनिंग हो रही है, मतलब हार्ड वैसे तो सख्त होना, कठोर होना है, यहाँ पे कीमतें बढ़ना है। तो कच्चे तेल की कीमतें जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ रही हैं, तो ये जो हार्डनिंग है ये पोज करती है। पोज का मतलब ये कोज बनती है, कारण बनती है, किसका, कोज, रेज, ये सब इसका मतलब होगा। तो ये कारण बन रही है किसका, ए मेजर अपसाइड रिस्क। मेजर मतलब मुख्य, अपसाइड रिस्क का मतलब है कि आप कितना लाभ कमा पाएंगे ये आपको पता नहीं है, ठीक है, मतलब कितना आपको गेन होगा उसका ध्यान नहीं रहेगा, वो एग्जैक्टली आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। और रिस्क है किसको, ये आउटलुक फॉर प्राइस गेन्स, जो भी आपका दृष्टिकोण है, जो भी आपका स्टांस है प्राइस गेन्स का, कि कीमतों में कितनी वृद्धि होगी उसको लेकर। मॉनेटरी अथॉरिटीज, जो मौद्रिक अधिकारी हैं, ये ऐसा लगता है, ये इसकी वर्ब है, टू हैव प्लम्ड फॉर। देखो प्लम फॉर के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है सपोर्ट करना, प्लम फॉर का, एक इसका मतलब होता है टू चूज आफ्टर थिंकिंग केयरफुली, मतलब बहुत ही ज्यादा सोच विचार कर किसी चीज का चुनाव करना, ये इसके मतलब होते हैं, ठीक है। तो ये मौद्रिक अधिकारी लोग जो हैं वो ऐसा लगता है कि इन्होंने काफी सोच विचार कर एक बात चुनी है, चुनाव किया है, क्या कि वो बैक करेंगे, बैक का मतलब सपोर्ट करेंगे, किसको सपोर्ट करेंगे, देयर ओन ऑप्टिमिस्टिक अजम्पशंस, कि उनके खुद के जो ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादीपूर्ण, जो आशावादिता, जो मतलब पॉजिटिव एस्पेक्ट्स वो देखकर चल रहे हैं, अजम्पशंस का मतलब अनुमान होता है, तो उनके अकॉर्डिंग वो चलेंगे। फिर समझिए, और बड़ी बेचैन करने वाली बात ये भी है कि जहां मिस्टर दास जो है वो ये स्वीकार कर रहे हैं कि ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस चूंकि बढ़ गए हैं, इसके चलते यहाँ पे अपसाइड रिस्क पैदा हो गई है। किसके प्रति रिस्क पैदा हो गई है, प्राइस गेन्स के आउटलुक को लेकर, ठीक है। इसके साथ साथ जो मॉनेटरी अथॉरिटीज़ हैं वो ऐसा लगता है कि उन्होंने कोशिश यहाँ पे एक सिलेक्शन किया है, एक चुनाव किया है, एक बात सोची है कि अपने खुद के ऑप्टिमिस्टिक अजम्पशंस को लेकर ही कंटिन्यू करेंगे, अपने वाले जो अनुमान है उसी को सहारा लेकर, मतलब उसी को सपोर्ट करना चाहेंगे। एन एक्सपेक्टेड सॉफ्टनिंग, एक्सपेक्टेड का संभावित, जो आपने एक्सपेक्ट किया था वो एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है। सॉफ्टनिंग यहाँ पे नाउन बनेगा, एंड डिटर्मिनर है, तो ये एडजेक्टिव हुआ, ये नाउन हुआ। सॉफ्टनिंग का मतलब यहाँ ढीला पड़ जाना, कम पड़ जाना। तो जैसा कि पहले से ही अनुमानित था, पहले से ही एक्सपेक्ट किया गया था कि धीमा पड़ेगा। इन वेजिटेबल प्राइसेज मतलब सब्जियों की कीमतें कम हो जाएंगी, ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब के कारण, विंटर अराइवल्स का मतलब सर्दियां आने के, तो सर्दियां आने के चलते सब्जियों की कीमतें कम होंगी जैसा कि पहले से सोचा गया था। एंड द इंप्रूविंग प्रोस्पेक्ट्स, इंप्रूविंग में सुधारता हुआ, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है। प्रोस्पेक्ट संभावना को बोलते हैं, मैंने बताया था, ये नाउन है, दैट डिटर्मिनर है। और सुधरते हुए जो संभावनाएं हैं किसके लिए, फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन, मतलब जो अनाज होते हैं उनके प्रोडक्शन में। तो ये दोनों चीज़ें, एक तरफ तो क्या है कि सब्जियों की कीमतें सर्दियां आने के कारण कम हो जाएंगी, ये पता था। दूसरा, यहाँ पे संभावनाएं बढ़ी हैं अनाज के उत्पादन की। इन दोनों चीज़ों ने क्या किया है, प्रॉम्प्टेड, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है स्पर करना, एनकरेज करना। तो इन्होंने प्रोत्साहित किया है, किस चीज़ के लिए प्रोत्साहित किया है, उनको प्रोत्साहित किया है पॉजिट। पॉजिट का मतलब होता है सजेस्ट करना, पॉजिट का मतलब है सजेस्ट करना, सुझाव देना, हिंट करना, मतलब ठीक है, या अनुमान लगाना भी होता है इसका। तो इन्होंने सुझाव दिया है कि ये मतलब एक प्रेरित किया है कि वो सोचें, अनुमान लगाएं, किस चीज़ का, कि दैट द इम्प्रूविंग इन्फ्लेशन आउटलुक, कि जो सुधरता हुआ, इम्प्रूव होता हुआ इन्फ्लेशन आउटलुक है, मतलब महंगाई के प्रति जो दृष्टिकोण है, गिव्स देम कंफर्ट, वो उन्हें कंफर्ट देता है, ठीक है, ये इंप्रूविंग के लिए। सुधरता हुआ, ये इंप्रूविंग जेरेंड हो गया। इन्फ्लेशन आउटलुक जो है वो उन्हें कंफर्ट देता है टू कंटिन्यू टू कीप पॉलिसी ग्रोथ सपोर्टिव। किस चीज़ का कंफर्ट देता है, कि वो कंटिन्यू कर सकते हैं, किस चीज़ के लिए, ग्रोथ सपोर्टिव पॉलिसी रख सकते हैं, जो ग्रोथ को सपोर्ट करने वाली नीतियां हैं उसके साथ वो कंटिन्यू कर सकते हैं, उसको बनाए रख सकते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड सॉफ्टनिंग सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब कहाँ है, ये एक सब्जेक्ट, ये दूसरा सब्जेक्ट, इन दोनों को मिला के वर्ब ये वाली है।
तो एक तो जैसा कि अनुमान लगाया गया था कि सर्दियां आने पर सब्जियों की कीमतें कम हो जाएगी, दूसरी बात जो फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन है बढ़ेगा। इन दोनों चीज़ों ने यहाँ पे उनको है ना क्या कर दिया है, प्रॉम्प्ट किया है, प्रेरित किया है कि वो सोचें, वो अनुमान लगाएं इस बात का कि जो सुधरता हुआ, जो इम्प्रूव होता हुआ इन्फ्लेशन आउटलुक है वो उन्हें यहाँ पे कंफर्ट देता है किस चीज़ का, कि आप एकदम इजी वे में कंटिन्यू कर सकते हैं उन पॉलिसीज के साथ में जो ग्रोथ सपोर्टिव हैं, जो ग्रोथ को सपोर्ट करने वाली हैं। विद द एमपीसीज फोरकास्ट, एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मौद्रिक नीति समिति, तो इस चीज के साथ कि एमपीसी का जो फोरकास्ट है, एमपीसी का जो पूर्वानुमान है फॉर इन्फ्लेशन, महंगाई के लिए क्या कहा था कि लगभग 4.5% रहेगी। किस दरमियान, 22-23 के दरमियान। ओवर का मतलब यहां पे ड्यूरिंग है, प्रेपोजिशन है, ठीक है। तो इस दौरान इतनी रहेगी। प्रेडिकेटेड ऑन मतलब बेस्ड ऑन, जो कि आधारित है किस पर, अनदर सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी, एक और सिग्निफिकेंट क्रूशियल महत्वपूर्ण अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, एक और बड़ी अनिश्चितता है वो है नॉर्मल मॉनसून, ठीक है। मॉनसून सामान्य रहे, इस पर आधारित है। द आरबीआई रेट सेटिंग पैनल, तो आरबीआई का वो पैनल, आरबीआई का वो ग्रुप जो कि रेट सेट करता है, जो दरें निर्धारित करता है, हैज रिस्क, इसने खतरा लिया है किस चीज का, फोरसेक करने का। फोरसेक मतलब छोड़ना, त्यागना, छोड़ने का, क्या, अपने प्राइमरी मैंडेट को, प्राइमरी मतलब प्राथमिक, मैंडेट का मतलब इंस्ट्रक्शन, डिक्री, ऑर्डर, शुरुआत में मतलब प्राथमिक जो इसका आदेश था, निर्देश था, इसने कहा था कि हम सुनिश्चित करें प्राइस स्टेबिलिटी को, कीमतों की स्थिरता को, है ना। तो उस चीज का रिस्क यहां पे लिया है, ठीक है। एट द ऑल्टर ऑफ, ये ALTER ऑल्टर होता है, इसका मतलब ये जो ऑल्टर है, इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन ही ऑल्टर है। ये तो होता है चेंज होना, ALTER, और ये एक ऑफरिंग टेबल होती है, मतलब मंदिर में या कोई धार्मिक स्थल पर जिस पर चढ़ावा चढ़ाया जाता है, ऑफरिंग्स प्लेस की जाती हैं भगवान के सामने, उसको बोलते हैं ऑल्टर। और एट द ऑल्टर ऑफ, वैसे एक होता है सेक्रीफाइस एट द ऑल्टर ऑफ, तो ये सेक्रीफाइस ही है, सेक्रीफाइस छोड़ते ही हैं, बलिदान करते हैं, तो ये फोरसेक है। इसका मतलब है इसके कारण, बिकॉज ऑफ, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ इम्पार्टिंग, इम्पार्ट का मतलब होता है गिव, प्रोवाइड, किसके कारण, देने के कारण। क्या देने के कारण, मॉनेटरी इम्पीटस, मॉनेटरी मौद्रिक, इम्पीटस का मतलब एक प्रकार से आवेग, गति, एक प्रकार से पुश टू द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को। फिर समझिए इस चीज के साथ कि एमपीसी का जो फोरकास्ट है, एमपीसी मौद्रिक नीति समिति का जो पूर्वानुमान है इन्फ्लेशन को लेकर, इसने कहा कि 4.5% इन्फ्लेशन रहेगी 2022-23 के दौरान, जो कि आधारित थी किस पर, एक और महत्वपूर्ण, एक बड़ी अनसर्टेनिटी पर, और वो है एनॉर्मल मॉनसून। इस चीज के साथ आरबीआई का जो रेट सेटिंग पैनल है, इसने रिस्क उठाई है क्या, कि ये छोड़ देगा क्या, अपने प्राथमिक जो निर्देश दिया था इसने, शुरुआत में निर्देश दिया था, उस चीज को छोड़ देगा। क्या निर्देश था, शुरू में कहा था कि प्राइस स्टेबिलिटी सुनिश्चित की जाए, कीमतों की स्थिरता के लिए प्रयास किए जाएं, वो अब हम नहीं करेंगे, ये खतरा उठाया है, ठीक है। किसके चलते उठाया है, इम्पार्टिंग ए मॉनेटरी इम्पोर्टेंस टू द इकोनॉमी, ताकि इकोनॉमी को एक मॉनेटरी इम्पीटस दिया जा सके, एक मौद्रिक गति दी जा सके, एक मतलब एक पुश किया जा सके, उसको थोड़ा धक्का दिया जा सके, आगे बढ़ाया जा सके। एट ए टाइम व्हेन इन्फ्लेशन इज एट मल्टी डिकेडल हाइज, मल्टी अनेकों, डिकेडल डिकेड से संबंधित, ऐसे समय पर जब, व्हेन यहाँ पे एडवर्ब हो गया, इन्फ्लेशन महंगाई जो है वो मल्टी डिकेडल हाइज पर है, मतलब कई दशकों में, बहुत सारे दशकों से अगर तुलना करें तो उनमें सर्वाधिक स्तर पर है महंगाई। इन नंबर ऑफ कंट्रीज, बहुत सारे देशों में, इन नंबर ऑफ का मतलब बहुत अधिक संख्या में देश हैं ऐसे जहां पर महंगाई जो है सर्वोच्च स्तर पर है, और कई दशकों में ऐसा नहीं देखने को मिला है, ठीक है। प्रॉम्प्टिंग, प्रॉम्प्ट का मतलब एनकरेज करना, स्पर करना, पुश करना, तो प्रॉम्प्ट करते हुए सेवरल मेजर सेंट्रल बैंक्स, तो सेवरल मतलब अनेकों, मेजर मतलब मुख्य, सेंट्रल बैंक्स का मतलब केंद्रीय बैंक, बहुत सारे केंद्रीय बैंक हैं, उनको प्रॉम्प्ट करते हुए, उनको पुश करते हुए, इंक्लूडिंग, और उन बैंक्स में शामिल है, इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन है, फेडरल रिजर्व इन द यूएस, यूएस के अंदर फेडरल रिजर्व भी है। क्या प्रॉम्प्ट करते हुए, कि ये नॉर्मलाइजिंग पॉलिसी स्टार्ट करे, मतलब ऐसी नीतियां लेकर आए जो चीजों को सामान्य करें। देयर इज ए रियल डेंजर, ए रियल डेंजर सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब इज है, ए डिटरमिनर, रियल एडजेक्टिव, डेंजर नाउन। तो एक वास्तविक खतरा है ऑफ द आरबीआई फॉलिंग बिहाइंड द कर्व, कि आरबीआई कहीं पिछड़ ना जाए
बिहाइंड द कर्व हमने देखा था कि वर्तमान का जो ट्रेंड है, वर्तमान की थिंकिंग है, उससे लैग बिहाइंड होना, उससे पिछड़ना। तो ऐसे समय पर जब इन्फ्लेशन मल्टी डिकेडल हाइज पर है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है, कई दशकों में ऐसा नहीं देखा गया बहुत सारे देशों में, क्या करते हुए अब चूंकि महंगाई हाई लेवल पर है तो इससे बहुत सारे मेजर सेंट्रल बैंक्स हैं, मुख्य केंद्रीय बैंक है जिनमें यूएस का फेडरल रिजर्व भी शामिल है, वो यहाँ पे उनको पुश किया जा रहा है, उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो नॉर्मलाइजिंग पॉलिसी को स्टार्ट करें। ठीक है, ऐसी स्थिति में एक वास्तविक खतरा क्या बन गया है? वास्तविक खतरा ये है कि कहीं आरबीआई पिछड़ ना जाए। ठीक है, आरबीआई पीछे ना रह जाए। तो ये था आज के इस सेशन में, और ये इस वीक का अंतिम एडिटोरियल था। मंडे टू फ्राइडे हम डिस्कस करते हैं एडिटोरियल ठीक शाम 5 बजे। अब मंडे को मुलाकात होगी 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।